ईरान ने अपने इलाके के करीब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अंतरराष्ट्रीय वाटर में ओमान के साथ मिलकर, यानी ओमान और ईरान की नेवी ने मिलकर जबरदस्त ड्रिल की है। रेस्क्यू ड्रिल है, लेकिन ये असल में युद्ध अभ्यास है। युद्ध के दौरान अपने साथियों को बचाकर समुद्र से लेकर आना और समुद्र की परिस्थितियों में ढल जाना, इस तरह की ड्रिल करके ईरान और ओमान ने एक दूसरे का साथ दिया है। और जंग के इस मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है, इस माहौल में ईरान और ओमान के नेवी का इस तरह से एक्टिव होना खतरे की घंटी है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत मिडिल ईस्ट के समुद्री इलाकों में तैनात की है। Fortumin sovelluksella pysyt kartalla sähkönkulutuksestasi. इसके अलावा नहले पे दहला ये हो गया है कि ईरान और सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर ने बात कर ली है। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, यानी इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में बताता हूं। पहली खबर बता दी और दूसरी खबर उससे भी बड़ी है। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर और सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर ने बात की है और कहा है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाने को तैयार हैं। ये जो खबर है, ये सबसे ज्यादा चुभने वाली है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहता। लीजिए तीसरी खबर, इससे भी बड़ी। IAEA के अब चीफ ने कह दिया इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि आप ईरान से बात कीजिए न्यूक्लियर को लेकर, क्योंकि ईरान के इरादे अब बड़े खतरनाक हैं। अब भैया सेफ नहीं है, अब तो भैया बात कर लो। साल के इस अंत में आपको बताऊं, इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक एक इंडेक्स आया है, जिस इंडेक्स में बताया जाता है कि कौन सा देश दुनिया में इस वक्त सबसे महंगा है, कौन से देश का कौन सा शहर। तो पहले नंबर पर सबसे महंगा पूरी दुनिया में अगर कोई देश है, स्विट्जरलैंड का शहर ज़ुरिच, जो सबसे महंगा है दुनिया में। इसी के बाद दूसरे नंबर पर सिंगापुर है, जो दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे महंगा है। अब तीसरा बीच में तो गायब है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं। देखिए CNN की ये रिपोर्ट है, इसमें दूसरा नंबर है सिंगापुर का, तीसरा नंबर है न्यूयॉर्क और चौथा है जनेवा। पांचवा महंगा शहर है चीन का हांगकांग, छठे नंबर पर लॉस एंजलिस, सातवें नंबर पर जो सबसे महंगा है वो देश है फ्रांस, और फ्रांस का शहर पेरिस जो सबसे महंगा है। आठवें नंबर पर दुनिया में तेल अवीव काफ़ी महंगा है, इजराइल की राजधानी तेल अवीव। और 9वें नंबर पर स्विट्जरलैंड का कोपेनहेगन है, और 10वें नंबर पर सैन फ्रांसिस्को है। दोस्तों, ये लिस्ट याद रखिएगा, ये बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है, एग्जाम्स में भी आ सकते हैं और जनरल नॉलेज में मेन बड़ा सवाल हो सकता है। अब दोस्तों, इसी तरह से दुनिया का सबसे सस्ता शहर है सीरिया का दमिश्क, सबसे सस्ता। दूसरे नंबर पर है ईरान की राजधानी तेहरान। दुनिया में सबसे सस्ते शहरों में दूसरे नंबर पर ईरान की राजधानी तेहरान, सस्ते शहरों में। तो भैया घूमने फिरने वाले जो लोग हैं समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी है रिपोर्ट। आपके सामने ये रिपोर्ट रख देता हूं, ये देख लीजिए दोस्तों। सीरिया, तेहरान ईरान का, और त्रिपोली जो लीबिया का शहर है, ये सबसे ज्यादा सस्ते हैं पूरी दुनिया में। तो देखिए, लीबिया जाने का कोई फायदा नहीं, खतरा हमेशा रहता है।
ईरान तेहरान आपके लिए बढ़िया है। इसके अलावा अगर सीरिया आप जाना चाहें तो सीरिया भी बड़ा खतरे वाला मामला है। तो कुल मिला के अगर घूमना फिरना चाहते हैं तो ईरान आप जा सकते हैं। दुबई में क्लाइमेट चेंज को लेकर पूरी दुनिया की बैठक हो रही है। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचेंगे, दुनिया भर के नेता वहां पहुंच रहे हैं। इस मीटिंग को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि 1 मिनट के लिए मौन व्रत रखा गया गाजा के शहीदों के लिए। Please stand for a moment of silence in memory of Pete and Samuel Haq, as well as all civilians who have perished during the current conflict in Gaza. I thank you. देखिए दोस्तों, कतर खुल्लम खुल्ला फिलिस्तीन के साथ है और कतर भाई साहब अगले को जलील भी कर देता है। कैसे जलील करता है? जर्मनी का चांसलर इजराइल के साथ खुल्लम खुल्ला है और फिलिस्तीनियों के खिलाफ जमकर बयान दिए। ऐसे में किसी मीटिंग के लिए जर्मनी का चांसलर कतर पहुंचा। अब ये तस्वीर देखिए, जर्मनी का चांसलर अपने जहाज के गेट पर आधा घंटा तक खड़ा रहा क्योंकि कोई भी ऑफिशियल उसको रिसीव करने के लिए, पिक करने के लिए नहीं पहुंचा था। आधा घंटा इसी तरह से बेइज्जत होता रहा। उसके बाद कोई अधिकारी उसको लेने के लिए पहुंचा, जिसके बाद वो कतर में ऑफिशियल एंटर हुआ। ओपीसी एक अलग संगठन है जिसमें कई सारे देश हैं और इसकी मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में सबका नंबर था, सब बोल रहे थे, लेकिन जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का टाइम आया, उनका नंबर आया और रूस के विदेश मंत्री ने जैसे ही बोलना शुरू किया, ज्यादातर उस संगठन के जो मेंबर थे वो उठ कर चले गए। देख लीजिए। Секретарь, коллеги, чуть более чем через год исполнится 50. К сожалению, западные политические элиты, присвоившие себе право вершителей судеб человечества, сделали близорукий выбор не в пользу ОБСЕ. साउथ कोरिया में कुत्ते तक खाए जाते हैं, अमेरिका में सुअर भी खाए जाते हैं, समझ रहे हैं? तो कुत्ते पर बैन लगा रहा था साउथ कोरिया। बैन लगाने का रेजोल्यूशन पास हो चुका है कि कुत्तों को बैन किया जाएगा, वहां खाया नहीं जाएगा। कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद इस फैसले के लेने से पहले ही साउथ कोरिया के कुत्ताखोर लोग सड़कों पर आ गए, प्रदर्शन करने। नहीं, हमें तो कुत्ता खाना है भाई, हम तो कुत्ता मार के खाएंगे। और जो किसान थे वो भी प्रदर्शन करने लगे कि भाई हम तो कुत्ता पालते हैं, कुत्ता बेचते हैं, हमारा तो काम ही बंद हो गया। प्रेसिडेंटल पैलेस में कुत्तों का झुंड छोड़ने वाले थे प्रदर्शनकारी। अब इसी मामले पर, क्योंकि जनता चाहती है कुत्ता खाना, सरकार चाहती है कुत्ता बैन करना। बड़े कमाल की खबर पढ़ रहा हूं, इतिहास में कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की खबर पढ़ूंगा। तो कुत्ता खाने वालों का झुंड प्रदर्शन कर रहा है, हम कुत्ता खाएंगे। सरकार कह रही है हम कुत्ता खाने नहीं देंगे। ठीक है, अब इस चीज को लेकर ये देख लीजिए क्या हो रहा है। फ्रांस ने एक बड़ा कदम उठाया। फ्रांस ने अपने सरकारी अधिकारियों को बैन कर दिया है। व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते वो, टेलीग्राम यूज नहीं कर सकते वो, और इसके अलावा सिग्नल ऐप यूज नहीं कर सकते। फ्रांस का कहना यह है कि हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से ये क्लीन नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमें शक है कि इसके जरिए हम पर नजर रखी जा सकती है। वहीं पाकिस्तान के दबाव में आने के बाद 3,45,000 अफगानिस्तान के रेफ्यूजी पाकिस्तान से निकलकर अफगानिस्तान वापस चले गए हैं। हालांकि इस बात से तालिबान काफी खफा है। वहीं नॉर्थ कोरिया की तानाशाह किम जोंग उन की बहन ने कह दिया कि हमें अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, अब हम कभी भी अमेरिका के फेस टू फेस बैठकर बात ही नहीं करेंगे। खालिस्तान का अलग ही मैटर चल रहा है। अमेरिका में बैठे
पन्नू को मारने की कोशिश भारतीय संगठन ने की, ऐसा इल्जाम अमेरिका ने भी लगा दिया, जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब स्थिति में चले गए और बद से बदतर होने वाले हैं। इसी बीच पन्नू ने फिर से कह दिया, खालिस्तानी आतंकवादी संगठन के लीडर ने फिर से कहा कि मैं भारत में खालिस्तानियों के लिए एक फ्री स्टेट की मांग करता रहूंगा। हालांकि आपको यह बताता चलूं कि जस्टिन ट्रूडो को मौका मिल गया। जस्टिन ट्रूडो ने भारत की फिर से फजीयत की है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि जो खबर हमारी थी वैसी ही खबर अब अमेरिका से आई है। अमेरिका के यहां भी भारतीय एजेंसियों ने यही किया है, एक अमेरिकी नागरिक को मारने की कोशिश की है। यह सरासर गलत है। भारत को हमारे साथ जांच में सहयोग करना होगा और रिश्तों को खराब होने से बचाना होगा, अपना यकीन दिलाना होगा। यानी अमेरिका भी पहले से बुरी तरह से मोदी सरकार से नाराज है और अब मौका जस्टिन ट्रूडो को मिला तो एक बार फिर से 56 इंच पर वो हमलावर हुए हैं और 56 इंच कुछ नहीं बोल पाया। उल्टा भारत ने अमेरिका के सामने कह दिया है कि भाई साहब हम तो जांच में सहयोग करेंगे और जांच की कमेटी भी बना दी हमने। वहीं हथियार भी अमेरिका भारत को बेचकर पैसा कमाने की ललक में है। एक एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे आप आसान भाषा में एक छोटा एयर डिफेंस सिस्टम कह सकते हैं, जो गाड़ी के ऊपर लगा हुआ होता है। एसयूवी टाइप में आम व्हीकल होती है, गाड़ी होती है छोटी, जिसके ऊपर डिफेंस सिस्टम इस तरह का होता है कि वो छोटे मोटे उड़ने वाली चीज, छोटे मोटे ड्रोन को डिटेक्ट करके मार कर गिरा सकती है। हालांकि भारत ने इस डील को अभी फिलहाल एक्सेप्ट नहीं किया है। उधर चीन के सेनापति ने भारत के लिए बड़ी बात कही, कहा भारतीय सेना हमारे लिए जरूरी है, भारतीय सेना से हमारे संबंध जरूरी हैं। हमने भारतीय सेना के साथ बात करके उच्च लेवल की सैन्य मीटिंग करके कई सारे इलाकों में टकराव को कम किया है और दोनों की अंडरस्टैंडिंग से हमने अपनी अपनी सेनाओं को पीछे घसीटा है। भारतीय सेना हमारे लिए बेहद जरूरी है और उसके साथ रिश्ते भी हमारे जरूरी हैं। देखिए, जो ज़ेलेंस्की चाहता था वो हो गया है। यूक्रेन के तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने साइन कर दिया है ऐसे डॉक्यूमेंट पर, जिसमें साफ तौर से लिखा है कि जब तक ये जंग खत्म नहीं हो जाएगी चुनाव नहीं होगा। उधर यूक्रेन के Su-25 फाइटर जेट को तबाह किया है ड्रोन से रूस ने, देख लीजिए। उधर नेदरलैंड यूक्रेन को 2024 की शुरुआत में ही $2.7 बिलियन की मिलिट्री एड देगा। इसके अलावा ज़ेलेंस्की खार्किव पहुंचे हैं। Саме бойові командири, які на цьому на Куп'янському. अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।